नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 14 अगस्त साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आज इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा हमला यमन की तरफ से किया गया है और इस हमले से बचने के लिए इजराइल ने कौन सा ठोस कदम उठाया है। एक बहुत बड़ी और बहुत अहम खबर है, इसके बारे में अभी डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे और साथ ही हजारों लोग आज अपना देश छोड़ के भागने को मजबूर हैं। क्या वजह है, किसकी गलती की वजह से आज हजारों लोग अपना देश छोड़ के भागने को मजबूर हैं, इसके बारे में भी अभी आपको पता चलेगा। और साथ ही ईरान के ऊपर नई पाबंदियां क्यों लगाई जा रही, क्या अहम खबर है, ये भी अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही अमेरिका को चाइना ने मार के खदेड़ा है, कहां से खदेड़ा है, क्या मामला है, ये भी अभी आपको पता चलेगा। इस वजह से खबरों को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं कमेंट करके जरूर बता दें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपका जो कमेंट होता है दुआओं का काम करता है। खैर, आप कमेंट करते रहें, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर निकल के सामने आई है, यमन के हुतीज ने आज बड़ा हमला इजराइल के ऊपर किया है। इस हमले में यमन के हूती के जो प्रवक्ता हैं, जिनका नाम याह्या सरिया है, इन्होंने अपने बयान में बताया कि उन्होंने 6 ड्रोन हमले किए। इन 6 ड्रोन हमलों में 6 अलग अलग जगहों को टारगेट किया गया था। सबसे पहले हाइफा पोर्ट को, उसके बाद फिर नेगेब एक जगह है, इसको भी टारगेट किया इजराइल का। साथ ही इलियट, काफी मशहूर जगह, इसके बारे में आपने सुना होगा, इलियट को भी टारगेट किया। और साथ ही बीर संवा एक जगह है, उस जगह को भी टारगेट किया। याह्या सरिया का कहना है कि हमने ये हमला इस वजह से किया क्योंकि फिलिस्तीन के अंदर इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। फिलिस्तीन के अंदर इजराइल लोगों को मारने का काम कर रहा, गाजा वालों को परेशान कर रहा। इस वजह से जब तक ये नहीं रुकेंगे तब तक हमारे हमले जारी रहेंगे। इस हमले की सबसे काबिलियत वाली बात ये समझिए कि जब इजराइल के ऊपर ड्रोन से हमला हुआ तो आए दिन जब इनके ऊपर पहले हमला होता था तो इनका डिफेंस सिस्टम बोलता था, इनका सायरन बज जाता था। लेकिन इस बार ये ड्रोन इतनी तेजी के साथ इजराइल की टेरिटरी में घुसते हैं कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम को पता ही नहीं चल पाया कि कब उस डिफेंस सिस्टम को एक्टिव होना था, कब सायरन बजाना था, कब भागने का मौका देना था, कब उसको इंटरसेप्ट करना था। ये तमाम चीजें, तमाम टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह गई। याह्या सरिया का बयान है कि हम अपने हमले में पूरी तरह कामयाब रहे हैं और साथ ही हमने इजराइल को ठीक ठाक नुकसान भी पहुंचा दिया। अब इस पे इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी अपना मुंह खोला। आईडीएफ का कहना है कि हमारे ऊपर हमला हुआ था, हमारे सायरन गलती से नहीं बजे। ध्यान दीजिएगा, हमारे सायरन गलती से नहीं बजे और हमने एक ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया है सफलतापूर्वक। बाकी कहां गए, तो बाकी के बारे में इन्होंने कहा कि ये ड्रोन शायद इजराइल तक पहुंचे ही नहीं थे, शायद रास्ते में ही कहीं गिर गए होंगे। इस वजह से हमारे पास एक ड्रोन आया, हमने उसको मार के गिरा दिया। आप सोच के देखिए कि किस कदर बातें करते हैं, किस कदर बातें करते हैं। इनका कहना है कि वहां से 5 ड्रोन चले, रास्ते में 4 गिर गए, एक हमारे पास आया, हमने उसको मार के गिरा दिया और कुछ गलती हुई जिस वजह से हमारा जो डिफेंस सिस्टम था वो एक्टिव नहीं हो पाया और हमारा जो सायरन था वो नहीं बचा। ये इनका बयान है। अब आपको एक अगली खबर बताता हूँ। अगली खबर इनकी एक बेहद रिपोर्टेड अखबार से निकल के सामने आई है कि आज इन्हीं के अंदर एक शख्स की अचानक से झुलसने की वजह से मौत हो गई। 2 ऐसे हैं जो सीरियसली घायल हैं, उनको अस्पताल में भर्ती किया गया और ये जगह इलिट है। ये खबर इलिट से निकल के सामने आई और इस पे इन्होंने क्या सगुफा फैलाया कि अचानक से इजराइल में गर्मी पड़ रही है। अचानक से इजराइल में जो तापमान है बहुत तेजी के साथ इलिट का बढ़ गया, इस कदर बढ़ गया कि जो लोग बाहर खड़े थे वो झुलस गए। एक शख्स जो धूप में था उसकी मौत हो गई अचानक से गर्मी बढ़ने से। 2 लोग ऐसे थे जो बुरी तरह घायल हो गए और अचानक से ये गर्मी बढ़ गई। अब बड़ा सवाल मेरे दिमाग में ये निकल के सामने आता है कि एक बात बताओ यार, धूप बढ़ती है तो क्या 10-5 मीटर के अंदर ही बढ़ती है? किसी देश में, किसी प्रदेश में गर्मी अगर बढ़ती है तो कम से कम 2-4 जिलों में होती है। अगर धूप की वजह से लोग मर रहे हैं तो कम से कम 15-20 मरते, 150 लोग जो होते वो इंजर्ड होते, लू लगती। अचानक से कोई धूप में खड़ा हो, अच्छा तुम टेक्नोलॉजी कितनी बात करते हो, तुम्हारे पास इतना पैसा कि कोई धूप में मेहनत मजदूरी नहीं करता, तो फिर अचानक से एक शख्स धूप में खड़ा रहा, उसको पता भी नहीं चला कि उसको धूप लग रही, धूप में वो झुलस भी गया, गर्मी की वजह से वो मर भी गया। 2 लोग ऐसे थे जो गर्मी की वजह से घायल भी हो गए, गर्मी से घायल हो गए। ये खबर जब निकल के सामने आती है और अभी आपको जो मैंने पहली खबर बताई, जो इजराइल के ऊपर यमन के हुतीज ने हमला किया था, कि आपको दोनों में कोई कनेक्शन नहीं दिखता? कनेक्शन है, बस कनेक्शन बनाने वाला होना चाहिए। कनेक्शन बहुत बड़ा है। जिस ड्रोन को ये गिरने की बात कर रहे थे कि शायद रास्ते में गिर गया, वो ड्रोन रास्ते में नहीं, इलिट पे आके गिरा। और इस ड्रोन ने क्या कैजुअलिटी मचाई है वो अलग अलग फॉर्म में आपको पता चलेगा। आलम ऐसा हो गया आज इजराइल का कि इजराइल ने यमन की सरकार से कांटेक्ट किया। यहां पे भी आप देखिए कि सत्ता में अक्सर लोग गद्दारी कर जाते हैं, सेम चीजें यमन के साथ हुई।
यमन की सत्ता में जो लोग बैठे हैं, अचानक से उन्होंने हूतीज के ऊपर हमला किया है आज, अचानक से। इस हमले में लगभग 5 से 6 हूतीज के जो फाइटर्स हैं, जो रेबल्स हैं, जो बागी हैं, उनको मारा गया है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको अरेस्ट किया गया है। और ये जो पूरा मामला हुआ, ये धालिया प्रांत, एक जगह लगती है यमन में, धालिया प्रांत में यमन की सरकार ने हूतीज ग्रुप पे हमला किया। दरअसल यमन की भी कहानी बड़ी अजीब है। यमन में कुछ हिस्सों पे तो सरकार काम करती है, कुछ हिस्सों पे हूतीज ने कब्जा कर लिया है। ऐसा वहां की सरकार कहती है कि ये बागी है, इन्होंने इस हिस्से को कब्जा कर लिया, इस हिस्से को अपना बना लिया है और हम इसको खाली करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह से यमन के अंदर 2 सरकारें चलती हैं, 2 कानून चलते हैं। एक कानून जो सरकार है उसकी चलती है, दूसरा कानून जो हूतीज है उनकी चलती है। तो अक्सर जब इजराइल या फिर अमेरिका को कुछ करना होता है तो दोनों में से एक को फंड दे देते हैं, एक को हथियार दे देते हैं और लड़वा देते हैं दूसरे से। तो आज जब इजराइल को लगा कि यमन की तरफ से जो हूतीज है मिसाइलें दाग रहे, हमें बड़ी कैजुअल्टी हो रही, तब इन्होंने क्या किया कि उस वाले ग्रुप से कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद धालिया प्रांत में आज एनकाउंटर करवाया। इस एनकाउंटर में हूतीज के कई सारे सीनियर लीडर मारे गए, कई सारे लोग ऐसे हैं जो बुरी तरह इंजर्ड हुए। और ये एक बड़ी अपडेट है। ज़्यादातर न्यूज़ चैनलों पे आपको ये बात नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन आप बगल में हिंदी में खबरों को पढ़ सकते हैं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही है ईरान के हवाले से कि ईरान के ऊपर फिर से मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है। हुआ क्या, आप जब जानेंगे तो जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कोई भी देश हो अपने फायदे के लिए गद्दारी कर ही देता है। दरअसल कुछ टाइम पहले ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इन तमाम लोगों ने फिलिस्तीन के पक्ष में बड़ी आवाजें उठाई थी। बहुत कुछ चिकन चिल्ली मचा के इन्होंने कहा था कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े, फिलिस्तीन के हक में खड़े। लेकिन अचानक से इन्हीं तीनों देशों ने ज्वाइंट बयान देके यूएन में एक लेटर भेजा और कहा है कि अगर 30 अगस्त तक ईरान और अमेरिका की न्यूक्लियर टॉक नहीं होती है, ईरान और अमेरिका की न्यूक्लियर को लेकर बातचीत नहीं होती है, तो हम ईरान के ऊपर फिर से सैंक्शंस लगा देंगे। यानी अब तक यही लोग चीख चीख के कह रहे थे कि हम अमेरिका के खिलाफ हैं, हम फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हैं, हम इजराइल को कंडेम करते हैं। लेकिन जब ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम में आगे बढ़ रहा, ये इधर IAEA के जो लोग आए थे उनको भी न्यूक्लियर प्रोग्राम तक ईरान नहीं लेके गया, साथ ही अमेरिका से बातचीत करने को साफ इनकार कर दिया, तब यूरोपियन कंट्रीज में भी भगदड़ मची। इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो ईरान ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल करो। उसके बाद इन तीनों ने सैंक्शंस लगाने का ऐलान किया, फिर से रीइम्पोज। मतलब बड़ा साफ है कि ईरान अगर कुछ आगे बढ़ता है तो इन तीनों को भी देखा नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग थे जो आपको इन तीनों की ऐसी तारीफें बताते थे कि आपको लगता था कि बस अब यही 3 है जो ईरान की डूबती नैया पार लगाएंगे, लेकिन अफसोस कोई नहीं है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आई है गजा से। गजा में लोग मारे जा रहे हैं। शायद ये बात अगर आपसे बोलूंगा तो कुछ नई बात नहीं बोलूंगा। गजा में लोगों को भुखमरी परेशान कर रही, सता रही है। ये भी बात बोलूंगा तो शायद आपको लगेगा कि यार ये तो रोज का है, कुछ नया बताओ। अगर ये भी कहूं कि गजा को कब्जा कर लेगा इजराइल, तब भी आप मान के बैठे कि हाँ यार ये चीजें होंगी। लेकिन आज एक नई चीज, इजराइल अपने मंसूबों में धीरे धीरे इस कदर कामयाब हो रहा है कि आज रिपोर्ट्स ने बताया, हालांकि कुछ सारे लोगों ने इस रिपोर्ट को छुपा दी कि लोगों का मोराल ना डाउन हो, लोग टूटे ना अंदर से। हुआ क्या कि आज सैकड़ों की तादाद में लोग गजा को छोड़ के भाग रहे, दूसरे देशों में गजा को छोड़ के भाग रहे। और भागने के पीछे वजह सबसे बड़ी ये है कि गजा में मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। तो जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, जिनके पास थोड़ी बहुत फंडिंग है, वो तमाम लोग अपनी बीवी बच्चों को लेके भाग रहे हैं गजा से। और सबसे ताज्जुब की बात आप सोचिए कि हजारों ऐसे हैं जो वीजा पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो प्लान बना रहे हैं कि यहां से हमको भागने दिया जाए। अच्छा, ये भागने की कोशिश जब कर रहे हैं तो इजराइल पूरा सपोर्ट कर रहा है। जहां इनका वीजा अप्रूव नहीं होना है वहां ये बातचीत करके वीजा अप्रूव करवा रहा है इजराइल कि भाई इनको लेके जाओ यहां से। एक बार ये लोग चले जाएं फिर तो गजा को हम वो बनाएंगे जो दुनिया देखती रह जाएगी। ये इजराइल का प्लान है, अपने मंसूबे में कामयाब भी हो रहा है। और साथ ही आज इजराइल ने फिर से बड़ा हमला किया और हमास के एक सीनियर कमांडर को मारा। इस कमांडर को मारने के बाद बड़ी विक्ट्री का साइन इजराइल ने दिखाया और कहा कि ये जो कमांडर था वो बाकायदा 7 अक्टूबर वाले मामले में इन्वॉल्व था। इसको शायद नकवा कमांडर के नाम से संबोधित किया गया और ये कहा गया कि ये 7 अक्टूबर वाले मामले में शामिल था। और इसको मार के एक बड़ी जीत का ऐलान इजराइल ने किया। और कायदे से देखा जाए तो इजराइल की बड़ी जीत हो भी रही है, इसमें आप सच्चाई से भाग नहीं सकते। गजा को कब्जा करना था, कर लिया, अब कुछ बचा नहीं है। हमास को मारना था, मार ही रहा। लोग देखते रह गए कि ये हमला करेगा, वो हमला करेगा, ईरान बीच में कूद पड़ेगा, हिजबुल्लाह फिर से हमला करेगा, जॉर्डन बीच में है, कोई नहीं आया भाई। हो रहा है जो होना चाहिए, जो इजराइल के मन का है। सेंसेस लगाने से, निंदा करने से, क्रिटिसाइज करने से कुछ होगा नहीं।
इकलौता यमन है जो हमला बीच बीच में कर देता है, बाकी कोई कुछ बोलता भी नहीं, सब बस निंदा करते हैं। और वो जमाना गया जब चरखा चलाने से आज़ादी मिलती थी, न तब मिली थी न यहाँ मिलेगी, आप ये देख लीजिएगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आई है। अमेरिका और चाइना की जबरदस्त टकरार हुई है और ये टकरार साउथ चाइना सी में हुई है। मामला बड़ा क्लियर सा था, चाइना की यहाँ कोई गलती नहीं थी, ये सीधी गलती अमेरिका की थी। चूंकि अमेरिका के जो जंगरोधक जहाज हैं वो लगातार अलग अलग देश के टेरिटरी में घूम के अपनी गुंडागर्दी दिखाते हैं। कभी ये रशिया के इर्द गिर्द चले जाते हैं, कभी ये चाइना के इर्द गिर्द आने की कोशिश करते हैं। और इस बार जब चाइना के इर्द गिर्द आने की कोशिश करते हैं तो एक जगह लगती है स्कारबारो सोल, एक जगह है। इसी स्कारबारो सोल में जब अमेरिका के जहाज आते हैं, जंगी जहाज थे, फौरन चाइना की नेवी को ये बात जब पता चलती है तो चाइना की नेवी फौरन वहां पे जाती है और जाने के बाद हमला करती है। जब हमला करती है तो शुरुआत में तो भाई अमेरिका वाले अपना अमेरिका झंडा दिखा के एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम तो बड़े ताकतवर लोग हैं, हमें से दुनिया चलती है। लेकिन चाइना का हमला इतना इंटेंस था, चाइना की रिपोर्ट खुद ये दावा कर रही है कि चाइना का हमला इतना इंटेंस था कि इनके दोनों जहाज भाग गए, मैदान छोड़ के भागना पड़ा। बाकायदे सफ़ेद झंडे इन्होंने दिखाए और दिखाने के बाद कहा कि अब जा रहे हैं, गलती होगी, तुम्हारे टेरिटरी में नहीं आएंगे। लेकिन चाइना यहाँ भी नहीं रुका, चाइना इस मामले को इंटरनेशनल लेवल पे उठा रहा है और अमेरिका के ऊपर इंटरनेशनल कानून को तोड़ने का इल्जाम लगा रहा है। चाइना यहाँ तक दावा कर रहा है कि जिस हिसाब से ये समुद्र में घूम घूम के आ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ये इंटरनेशनल कानून को तोड़ रहे हैं और इस चीज़ को चाइना कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगली बार अमेरिका के जहाज इधर आते हैं तो अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा अंजाम होगा। ये सीधी धमकी चाइना की तरफ से है दोस्तों। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर अमेरिका से ही है। अमेरिका में अचानक से गोलीबारी हुई। अच्छा, एक आपको ट्रैक रिकॉर्ड बता दूं, पूरी दुनिया में अचानक से गोलीबारी अगर कहीं होती है तो अमेरिका में ही होती है। जितनी गोलियां, जितनी मास शूटिंग होती है, मास शूटिंग का मतलब एक बार गोली चलाओ 150 को मार दो, जिसको हमारे यहाँ पे आतंकवाद कहा जाता है। जितनी मास शूटिंग के केसेस अमेरिका में आते हैं उतनी पूरी दुनिया में कहीं नहीं आते, क्योंकि वहाँ गांजा चलता है। बात आपको थोड़ी सी अजीब लगे लेकिन ये सच है कि वहाँ पे बीट गांजा लीगल है, लोग खुले में गांजा पीते हैं, नशे में रहते हैं और उस नशे में अक्सर कुछ कर जाते हैं। अमेरिका में गोली चली। इस गोली की सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि यह गोली जानबूझ के अमेरिका के सीनियर डेलीगेशन को टारगेट करके चलाई गई। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कानून प्रवर्तन विभाग में शामिल थे, उनको मार दिया गया। वर्जीनिया का यह पूरा मामला। और इस पूरी गोलीबारी में सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि जिन लोगों को टारगेट किया गया वो ट्रंप की सरकार से जुड़े हुए लोग थे। ट्रंप की सरकार से जुड़े हुए लोग थे और उनको जबरदस्ती गोली मारा गया और मास शूटिंग हुई है। इसके बारे में अभी और डिटेल निकल के सामने आ रही है। खैर, मास शूटिंग से आपको एक और अपडेट दे देता हूं। हमारे देश के बगल में देश है पाकिस्तान, क्या किस्मत और क्या फितरत है इसकी, आप सोचिए। था कभी ये भारत के साथ ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। गोरों से हमने जब आज़ादी पाई तो ये भी शामिल था, पूरी मुस्तैदी के साथ शामिल था, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन दो देश, कायदे से देखा जाए तो एक देश आज़ाद हुआ था, उस समय भारत था, बाद में पाकिस्तान भी बना। एक देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी में जब दो देश हो गए तो दोनों ने अपनी अपनी तारीखें चेंज कर ली। एक ने 15 अगस्त किया तो एक ने 14 अगस्त कर लिया कि भाई हम तो 14 अगस्त को एक दिन पहले हो गए, मतलब अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए। लेकिन सुपीरियरिटी आपकी हरकतों से आती है। हुआ क्या कि हमारे देश में हर्ष फायरिंग बैन है। हमारे देश में आप खुशी के मौके पे गोलियां नहीं चला सकते, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ें लीगल हैं। इस वजह से 14 अगस्त के मौके पे जब देशभक्ति का जुनून पाकिस्तानियों के सर पे सवार था तो ऐसे हाल में इन्होंने हर्ष फायरिंग की। इस हर्ष फायरिंग में सबसे अफसोसनाक बात यह है कि 8 साल की बच्ची को गोली लगी। 8 साल की बच्ची। आप सोचिए, जिस गाजा के दर्द को हम महसूस करवाते हैं, जिस गाजा के बच्चों के लिए हम आवाज़ें उठाते हैं, सेम उसी उम्र की एक बच्ची गोली से उड़ा दी गई। 3 लोग मारे गए, 60 लोग घायल थे। क्या वजह थी कि देशभक्ति का जुनून सर पे सवार था। कुछ समझ नहीं पाए ये लोग। AK-47 और तमाम जो ऑटोमेटिक हथियार है उससे इन्होंने फायरिंग करनी शुरू की। गोलियां टकराती हैं, दीवालों से भी टकरा के रिबाउंस होती हैं। अच्छा, ऊपर जाने के बाद गोलियां नीचे भी आती हैं। ये जाहिल लोग तो जानते नहीं, ग्रेविटी नाम की चीज़ इन्होंने सुनी नहीं। तो ये गोलियां जब नीचे आती हैं, इसी बीच एक बच्ची को गोली लग गई, एक बुजुर्ग को, एक महिला को। 3 लोगों की वही मौके पे मौत हो गई, चूंकि AK-47 यानी 9mm से ऊंचा बोर लगता है उसमें, और साथ ही 60 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। और ये वहाँ के स्वतंत्रता दिवस के मौके पे हुआ। कोई कैजुअलिटी, कोई हादसा हो जाए तो ठीक है, ये चीज़ें ये लोग जानबूझ के इन्वाइट करते हैं। क्या जरूरत है आपको बंदूकों से गोलियां चलाने की? खुशी के मौके पे गोलियां कौन सी अच्छी चीज है? गोलियों ने कब किसको खुशी दी? एक बार गाजा के लोगों से पूछो गोलियां कितनी खुशी देती हैं। ये बात
मैं किसी कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन आप एक चीज़ सोचिए कि गोलियां, बंदूक, बारूद अगर खुशी देते तो गाजा के लोगों के पास सबसे ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि सबसे ज़्यादा गोली तो गाजा में चल रही है। इजराइल के लोग सबसे ज़्यादा खुश होते क्योंकि सबसे ज़्यादा गोली इजरायली चला रहे हैं। हर आदमी के पास आर्म लाइसेंस है, हर आदमी के पास हथियार हैं, ऑटोमेटिक है, नहीं है ना खुश। भाई हथियारों से खुशी नहीं फैलती, और इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। खैर, इतने समझदार आप होते तो ऐसी हरकतें ना करते। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और उम्मीद है खबरें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हों तो कमेंट में अपनी राय जरूर बता दें, और साथ ही अगर आप ऐसी खबरें देखने के शौकीन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, ऊपर वाला की हिफाजत करें।